विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आज फिर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत समाज अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्यायों में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मेसोपोटामिया एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया था। उसमें अनेक राष्ट्रीय समूह थे जो अपनी अपनी प्रभुता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि मेसोपोटामिया किसी एक समान सामाजिक अवधारणा का विकास नहीं कर पाया तथा असीरिया, बेबीलोनिया और सुमेरिया में अलग अलग समाज व्यवस्थाएं पनपती रही। सुमेरियाई सामाजिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो मेसोपोटामिया में सभ्यता के जो अंकुर है पहले पहल सुमेर क्षेत्र में ही फूटे थे और उसने ही मेसोपोटामिया को एक राष्ट्र बनाने की चेष्टा की थी। लेकिन नियति को ये मंजूर न था। सुमेर क्षेत्र में समाज की व्यवस्था विषमताओं पर खड़ी हुई थी। राजा और नगर राज्यों के प्रमुख समाज से अलग और परे थे। वे स्वेच्छाचारी थे तथा उन पर समाज की कोई व्यवस्था लागू नहीं होती थी। कालांतर में नगर राज्यों के प्रमुख राजा के नियंत्रण में तो आ गए, लेकिन वे समाज के भीतर शामिल नहीं हो पाए। उनका वर्ग समाज से अलग थलग ही पड़ा रहा। समाज 3 स्तरों पर संगठित था। सुमेरियाई समाज 3 स्तरों पर संगठित था। सबसे निचले स्तर पर बंधक, खेतिहर, मजदूर और दास थे। उनके ऊपर जनसाधारण अथवा मध्यम वर्ग तथा सबसे ऊपर की सीढ़ी पर अभिजात वर्ग अथवा समृद्ध वर्ग आता था। खेतिहर, मजदूरों और दासों की स्थिति में विशेष अंतर न था। हाँ, इतना अवश्य था कि दास प्राय विदेशी होने के कारण समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते थे, जबकि खेतिहर मजदूर समाज का अभिन्न अंग माने जाते थे। इन वर्गों के बीच संचार की व्यवस्था सेना के माध्यम से स्थापित हुई थी। खेतिहर मजदूर जब सेना में भर्ती हो जाते और ऊंचे पदों पर पहुंच जाते तो वे जनसाधारण अथवा अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते थे। यानी उनको इस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। दासों को ये प्राप्त नहीं थे क्योंकि वो विदेशी हुआ करते थे। दासों को भी जब सेना में भर्ती कर लिया जाता तब उनका स्तर बदल जाता था और वे सामान्यतः जनसाधारण वर्ग में गिने जाने लगते थे। हालांकि कई स्तरों पर उन्हें रोका भी जाता था। जनसाधारण में छोटे व्यापारी, दस्तकार, राज्य के साधारण कर्मचारी, छोटे जमींदार और साहूकार शामिल थे। ये समाज का बहुसंख्यक वर्ग था तथा जब इस वर्ग का कोई व्यक्ति सेना अथवा राज्य में कोई उच्च पद प्राप्त कर लेता अथवा व्यापार तथा उद्योग के द्वारा खूब संपन्न हो जाता तो वे अभिजात वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेता था। अभिजात वर्ग में उच्च सैनिक अधिकारी, राज्य के उच्च अधिकारी, धनी व्यापारी और ऐसे जमींदार शामिल होते थे जिन्हें राजा की ओर से बड़ी बड़ी जागीरें भेंट में अथवा पुरस्कार में दी जाती थी। यह समाज का सर्वोच्च वर्ग था। इस वर्ग के व्यक्ति
के जीवन का मूल्य जन साधारण अथवा निम्न वर्ग की अपेक्षा अधिक माना जाता था। लेकिन जब इस वर्ग का सदस्य कोई अपराध करता था, तब भले ही वह अपराध राज्य के विरुद्ध हो या आम लोगों के प्रति, वह एक गंभीर अपराध माना जाता था और उसकी सज़ा वैसे ही अपराध करने वाले दोनों निचले वर्गों के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती थी। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय की इस धारणा पर आधारित थी कि अभिजात वर्ग के लोग राज्य और समाज के हित रक्षक हैं, उन्हें दोनों की ओर से अधिक सुविधाएं और संपत्ति प्राप्त हुई है, अतः उनसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार और आचरण की अपेक्षा होती है। यानी कि इन लोगों को सजा ज़्यादा दी जाती थी अपराध की, अभिजात वर्ग को। यदि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, तब उस बाढ़ को नष्ट करना ही खेत की रक्षा का एकमात्र उपाय रह जाता है। इस तर्क के आधार पर ही अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अधिक भारी दंड का प्रावधान किया गया था। सुमेरिया में समाज का नियमन सामान्यतः धार्मिक मर्यादा द्वारा होता था तथा यदि कभी राज्य को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता तो धर्म और देवता के आदेश की आड़ में ही वैसा किया जाता था। राजा से ये अपेक्षा की गई थी कि अभिजात वर्ग की तरह वह भी प्रजा के हितों का ध्यान रखेगा, लेकिन राजा पर राज्य की रक्षा और उसके विस्तार का भार होता था, अतः उसे अपने प्रजाजनों को सेना में भर्ती होने और अपने जीवन तथा आर्थिक साधनों को राज्य के लिए समर्पित करने का कठोर आदेश देना पड़ता था। ये तो थी सुमेरियाई सामाजिक व्यवस्था। और चूंकि मेसोपोटामिया 3 अलग अलग क्षेत्रों में विकसित सभ्यता थी, तो दूसरे लेवल पर हम देखेंगे बेबीलोन की सामाजिक व्यवस्था। बेबीलोन में भी समाज इसी प्रकार के 3 वर्गों में बटा हुआ था। वहाँ दासों को उनके स्वामियों की संपत्ति माना जाता था तथा किसी दास द्वारा अपने स्वामी के अधिकार को चुनौती दिए जाने पर उसके कान काट लिए जाते थे। दासों की खरीद बिक्री के नियमों का निर्धारण राज्य द्वारा किया गया था। स्वामी अपने दासों को स्वतंत्र भी कर सकता था। युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोग भी दास होते थे। बेबीलोनिया में दास है दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। मध्यम वर्ग की स्वतंत्र स्त्रियां भी दासों के साथ विवाह कर लेती थी और उनके बच्चे अपनी माँ की तरह स्वतंत्र होते थे, दास नहीं। इसी प्रकार स्वतंत्र वर्ग का पुरुष अपनी दासी को अपनी उपपत्नी बना सकता था और जैसे ही उस पुरुष की मृत्यु होती, उसको उस उपपत्नी और उनसे होने वाले बच्चों को स्वतंत्र नागरिक मान लिया जाता था। पिता द्वारा वसीयत में उनको उत्तराधिकार दे दिया जाता तो वे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी भी मान लिए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि यदि कोई दास कर्ज लेकर अथवा अपनी कमाई में से पैसे बचाकर अपने मालिक को वे कीमत चुका देता जिसमें उसे खरीदा गया था, तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। तो बेबीलोनिया में कुछ दासों को अधिकार ज़्यादा प्राप्त थे। परिवार। बेबीलोनिया में सामान्यतः एक विवाह प्रथा थी, लेकिन पुरुषों को अनेक उपपत्नियां रखने का अधिकार था। विवाह को अनुबंध माना जाता था, लेकिन वह अनुबंध एक तरफा शर्तों के आधार पर होता था जिनका निर्धारण पति द्वारा किया जाता था। मगर स्त्रियों के हक में ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी कि पति और पत्नी का संपत्ति पर संयुक्त अधिकार होता था और दोनों की सहमति के बिना संपत्ति का आदान प्रदान नहीं किया जाता था। स्त्रियों को तलाक का अधिकार तो था ही, पुनर्विवाह का अधिकार भी था। सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों
कि लंबे समय तक घर से बाहर रहने पर भी पुनर्विवाह का अधिकार न था। स्त्रियां अपने पतियों को पुरुषों की तरह बिना अदालत में जाए तलाक नहीं दे सकती थी, किंतु यदि कोई पत्नी पति के विरुद्ध शिकायत लेकर अदालत में जाती तो अदालत उसे तलाक प्रदान कर सकती थी, मगर उसमें शर्त यही थी कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध न रहा हो। यदि तलाक मांगने वाली पत्नी का चरित्र दोषपूर्ण पाया जाता तो उसे डुबोकर मार दिया जाता था। तो ये स्त्रियों के संबंध में बेबीलोन की स्थिति थोड़ी नाजुक थी। बेबीलोनिया में सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजाओं ने, विशेषतः हम्मुराबी ने तरह तरह के कानून बनाए। उसका दृष्टिकोण यह था कि पुरुषों को सेना में भर्ती होकर लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देश काल की परिस्थिति समझकर सच्चरित्र रहना चाहिए। फिर भी उन्हें उस बात की छूट दी थी कि यदि वे पति की अनुपस्थिति में आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो जाए तो पुनर्विवाह कर सकती है और यौन जीवन व्यतीत कर सकती है, नए पति से संतान उत्पन्न कर सकती है, लेकिन पति के युद्ध से लौटने पर यदि वह चाहे तो उसके साथ ही रहना होता था और दूसरा पति अपनी संतान को लेकर उसे छोड़ने के लिए विवश होता था। तो ये सामाजिक व्यवस्था हमने देखी सुमेरिया और बेबीलोनिया दोनों की। असीरिया के संबंध में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।